अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, ख्वाजा आसफ ने अमेरिका के अंदर मेहदी हसन को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान के अंदर हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत क्यों नहीं है। जो सवाल मेहदी हसन ने ख्वाजा आसफ से पूछे हैं वो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं पूछे जाते। ख्वाजा आसफ साहब को शायद ये लगा था कि मैं जाऊंगा और जाकर इंटरव्यू दूंगा और आलमी मीडिया के ऊपर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाऊंगा और वहां पर यह साबित करूंगा कि हमारी हुकूमत जो कर रही है वो ठीक कर रही है। इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, उनके कारकुनान के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन ख्वाजा आसफ साहब को यह अंदाजा नहीं था कि आगे ना तो तलत हुसैन बैठा हुआ है, ना मंसूर अली खान बैठा हुआ है, ना आसमा शराजी साहबा बैठी हुई हैं, ना सुहेल वड़ाइच बैठा हुआ, ना जावेद चौधरी बैठा हुआ है। वो पाकिस्तान के साफी नहीं है, वो एक इंटरनेशनल साफी है और वो जिस तरीके से फिर बंदे को पकड़ के लताड़ते हैं ना, वो अपनी मिसाल आप होते हैं। और ये इंटरव्यू के अंदर जो सवाल पूछे हैं मैं आपके सामने रखता हूं, फिर जो ख्वाजा आसफ ने जवाब दिए हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। इससे आपको अंदाजा होगा कि ख्वाजा आसफ साहब की जो तबीयत है वो कैसे जबरदस्त तरीके से सेट की गई है। और यहां पर एक और नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ना एक तनकीद हुआ करती थी कि यार आखिर ये लोग इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर क्यों नहीं जाते, क्यों जाकर वहां पर ये इंटरव्यू नहीं देते। इमरान खान तो कभी बैकी एंडरसन को इंटरव्यू दे रहा होता था, कभी वो पेरिस मॉर्गन को दे रहा होता था, कभी वो रशियन टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू दे रहा होता था, कभी टर्किश टेलीविजन को इंटरव्यू, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में आप किसी का भी नाम लें, इमरान खान हर जगह पर जाकर बात करता था, अपना मुकदमा पेश करता था। तो ये ना कॉम्प्लेक्स का शिकार थे कि यार हमारे अंदर भी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो जाए और जाकर कमाल कर दे। तो नून लीग ने आज तक दो गलतियां की हैं। पहली गलती इसहाक डार साहब ने की थी हॉट टॉक के अंदर जाके, और दूसरी गलती ख्वाजा आसफ ने की है मेहदी हसन के शो अनफिल्टर्ड में जाके। अब जरा सवालों की तरफ आते हैं और आपको यह भी बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 4 दिन में जिन जिन लोगों के साथ मुलाकातें की हैं उन मुलाकातों का मकसद क्या था, वो वहां से क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या मनवाना चाहते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट कर दिया, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई है, इसको आप नूरा कुश्ती कह सकते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो भी आपके सामने रखता हूं। और आज पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ एक बड़ा ग्रैंड जलसा भी करने के लिए जा रही है और एक बड़ा सरप्राइज आ सकता है। यह सरप्राइज पिछले सरप्राइजेस से वाज़िह तौर पर मुख्तलिफ होगा। मैं कल रात को वहां पर मौजूद था जलसागाह के अंदर, आप यकीन करें जो लोगों का जोश खरोश है, लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई नीचे खड़ी होगी अवाम, ऊपर होगी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, और अवाम अब पूछेगी सवाल कि 2 साल गुजर गए हैं, वेयर इज इमरान खान, कहां पे हमारा खान, वो जेल से बाहर क्यों नहीं निकला, जिसके नाम पे हमने आपको वोट दिए, हमने आपको असेंबलियों के अंदर पहुंचाया, हमने आपको कोई वोट नहीं देता आपको अगर इमरान खान की मोहर आपके पास ना होती। लेकिन आज आप कहां पे खड़े हैं और इमरान खान कहां पे। इमरान खान की बहनें जिस तरीके से जद्दोजहद कर रही हैं, वो जिस तरीके से इमरान खान के साथ सिंसियर है, आप लोग सिंसियर क्यों नहीं है। अब जरा पहले आते हैं जो मेहदी हसन ने ख्वाजा आसफ का इंटरव्यू किया, जरा गौर से सुनिएगा, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। देखा जरा किस किस तरह के सवालात मेहदी हसन ने किए हैं। उन्होंने कहा जी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, मीडिया आपने ब्लैकआउट कर दिया, हजारों कारकुनान को आपने गिरफ्तार कर लिया, क्या आप उनकी मकबूलियत से खौफजदा हैं, डर लगता है आपको इमरान खान से, खौफ महसूस करते हैं। तो आगे से ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि मैं मानता हूं कि वो पॉपुलर हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2.5 सालों में उनकी मकबूलियत कम हुई है इमरान खान की। और इस बात के जवाब में कि आपने इंतखाबी निशान छीना, जेल में इमरान खान को डाला, मीडिया ब्लैकआउट किया, कारकुनान को जेलों में डाला, इसका जवाब ख्वाजा आसफ साहब ने ये दिया कि मैं भी बगैर किसी जुर्म के 6 महीने जेल के अंदर रहा हूं। जिस तरीके से हजूर वाला आप जेलों के अंदर रहते हैं ना, उसकी तो क्या ही बात है। यानी कि इधर से आप जेल के अंदर गए थे और मेरा ख्याल 24 दिन बाद आपको निकाल लिया गया था कि आपका कोई ट्रीटमेंट होना है, और फिर आपकी रिहाई भी मेरा ख्याल हॉस्पिटल के अंदर से ही हुई थी। इस तरीके से आपने जेल काटी थी, ठीक है जी। मगर फिर मेहदी हसन ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने भी जेल काटी थी, इसका मतलब है कि ये फिर उन्होंने आपके साथ बुरा किया तो आप भी उनके साथ बुरा करेंगे, ये होगा। अगला सवाल उन्होंने ये पूछा कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो किस तरीके से आप चला रहे हैं। उन्होंने कहा जी सलमान कमराजा ने कहा जी व्हाट्सएप के ऊपर इमरान खान की वीडियो चला के इमरान खान का ट्रायल किया जा रहा है। ये मेहदी हसन सवाल पूछ रहे हैं और आप अंदाजा लगाएं कि ये अब इमरान खान का जो मुकदमा है ये आलमी मीडिया के ऊपर, अब मेहदी हसन ने इंटरव्यू कर लिया, इट्स मीन कि ये आलमी मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो गया ये मामला बहुत अच्छे तरीके से।
تو مہدی حسن نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان تو جیل سے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتے ہیں۔ تو مہدی حسن نے ساتھ ہی آگے سے پوچھا کہ آپ ہی نے کہا بھی 2 دن پہلے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ تو انڈیا سے چلتا ہے، انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہے، تو آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو خواجہ آصف صاحب نے کہا جی میرے پاس اس کے ثبوت ہیں کہ عمران خان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ انڈیا سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو مہدی حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو وہ سامنے لائیں، بتائیں۔ انہوں نے کہا جی میں یہ ثبوت پبلکلی سامنے نہیں رکھ سکتا۔ تو مہدی حسن نے کہا کہ جب ثبوت آپ پبلکلی سامنے نہیں رکھ سکتے تو پبلکلی بات آپ نے کیوں کی ہے؟ اور پھر خود ہی مہدی حسن نے کہا کہ کیا آپ کے پاس انٹیلیجنس بیس معلومات ہیں؟ تو خواجہ آصف نے کہا جی ہاں میرے پاس انٹیلیجنس بیس معلومات۔ تو یہاں پر ذرا تھوڑی سی ان کی بچت ہو گئی۔ اب ذرا آگے آ جائیں۔ مہدی حسن نے سوال کیا کہ زیادہ تر ممالک میں دنیا کے اندر جو نظام ہوتا ہے اس میں جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر دفاع کو، ڈیفنس منسٹر کو جواب دہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن آپ کے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بطور وزیر دفاع فوج کے سربراہ کو جواب دہ ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا عاصم منیر آپ سے طاقتور نہیں ہے؟ یہ مہدی حسن سوال پوچھ رہے۔ تو آگے سے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ان ممالک کے ماڈلز میں اور ہمارے ممالک کے ماڈل میں فرق ہے۔ تو مہدی حسن نے آگے سے کہا ہاں فرق ہے، کیونکہ ان ممالک کے اندر ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے۔ یہ انہوں نے خواجہ آصف کے منہ کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا جی وہ ڈیپ اسٹیٹ ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی وہ ڈیپ اسٹیٹ ہے اور ہمارے ہاں ہائیبرڈ نظام ہے، ہمارے ہاں ہائیبرڈ نظام ہے۔ آپ نہ کبھی کسی سے پوچھئے گا یہ ہائیبرڈ کہتے کس کو ہیں، یہ کیا ہوتا ہے ہائیبرڈ؟ تو آپ کو، کیونکہ عمران خان کے دور حکومت میں بہت برا بلا کہا جاتا تھا ہائیبرڈ نظام کو۔ اب ذرا پوچھئے گا کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہوتا کیا، کسی سے آپ کو بتائیں گے ہائیبرڈ نظام کیوں ہوتا ہے۔ اس لیے تو حنیف عباسی نے رگڑا دیا تھا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ نظام ہائیبرڈ نظام ہے، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ سائڈ بھی ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں۔ اس طریقے سے آپ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اب ذرا آگے آ جائیں۔ مزید مہدی حسن نے کہا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انچارج کون ہے، پاور کہاں پہ ہے، فیصلے کس کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے اندر اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو فائنل کال کس کی ہوگی، بات کس کی مانی جائے گی؟ تو آگے سے خواجہ آصف نے کہا کہ ہم اختلاف رائے پر متفق ہو سکتے ہیں، ہم سب کچھ اتفاق رائے سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ خواجہ آصف صاحب نے اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر یہاں پر بچا لیا۔ مطلب کہ اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ نہیں نہیں جی میں وزیر دفاع ہوں، آپ کو کس نے کہہ دیا، جو فیصلے کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا، میری پوزیشن اوپر ہے، جو میں کہتا ہوں وہی ہوگا۔ اگر یہ خواجہ آصف کے منہ سے نکل جاتا تو پاکستان پہنچنے سے پہلے پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا۔ پھر مہدی حسن نے سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا جی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے لیگل سسٹم کو بطور ویپن استعمال کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک گروپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان کی قید کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی یو این کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تو اس پر خواجہ صاحب نے کہا کہ میں ان کی اس رائے سے متفق نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ خواجہ صاحب نے یہ سارے کے سارے جوابات دیے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہوئی۔ مہدی حسن نے کہا کہ عمران خان کا جیل ٹرائل کیوں ہو رہا ہے، پبلک ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو خواجہ صاحب نے جواب دیا جی نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور 72 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا جی آپ کی دلیل یہ ہے کہ سب نے برا کام کیا تو ہم بھی برا کام کریں گے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر ہے اور وہ کس طریقے سے سوالوں کے آگے سے جوابات دے رہا ہے، اور یہ اس قوم کا جو سر ہے نا وہ شرم سے جھکایا ہے خواجہ آصف صاحب نے۔ کم سے کم پاکستان کا خیال کر لیتے، ہماری ڈگنیٹی کا تھوڑا سا خیال کر لیتے، کوئی اچھے طریقے سے وہاں پر بات کرتے۔ تو یہ پاکستانیوں کو پتہ لگ گیا، پوری قوم کو پتہ لگ گیا کہ کتنے پانی میں، جب کسی کے سامنے بیٹھے کوئی آزاد جرنلسٹ بیٹھا، اور ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا بھائی، ہمیں یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ پوچھیں ذرا خواجہ آصف سے یہی سوال، دیکھیں پھر ہوتا کیا آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کے اندر بھائی بہت مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھے۔ اب خواجہ آصف صاحب نے اس انٹرویو کے اندر ایک اور بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان کے بچے پاکستان آئیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ہمت کریں ذرا، ان کو ویزا جاری کریں۔ ابھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ مہدی حسن کو یہ نہیں پتا چل گیا کہ آپ رات 12 بجے تک ہارے ہوئے تھے 30,000 یا 50,000 ووٹوں کی لیڈ سے، ریحانہ ڈار سے، بعد میں آپ جیت گئے ہیں۔ ابھی شکر کریں انہوں نے یہ نہیں پوچھ لیا 2018 میں آپ نے خود اعتراف کیا کہ آپ نے جنرل باجوہ کو واٹس ایپ میسج کیا کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، میں ہار رہا ہوں، اور آگے سے کہا اٹس اوکے فائن، ٹینشن لینی کر لیں گے، اور بعد میں آپ جیت گئے۔ ابھی تو بہت سی چیزیں اس نے آپ سے پوچھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان کے اندر خواجہ آصف کے اس انٹرویو کے بعد کیا رسپانس آیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔
आमर मतीन साहब कहते हैं कि नहायत नालायक इंटरव्यू था, बतौर पाकिस्तानी हमें शर्मिंदा किया, ना कोई जवाब और ना कोई दलील। उन्होंने कहा कि क्या यह पाकिस्तान के वजीर दिफा होने का अहल हो सकता है? बतौर पाकिस्तानी हम शर्मिंदा हैं, जिस तरीके से इनकी छतरोल हुई है इस पर यह नादम भी नजर नहीं आए। क्यों जाते हैं ये इस तरह के फोरम्स के ऊपर, जब ना अकल हो ना जवाब हो, पाकिस्तान के बेइज्जती करवाते हैं मगर शर्मिंदा नहीं होते। मजीद उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब, इसके बाद या तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या आपसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। इन्होंने रियासत पाकिस्तान की बेइज्जती फरमाई है, इतने नालायक जवाब जिससे पाकिस्तान की शान में बहुत कमी आई है। पता नहीं इनको क्या जम है कि क्योंकि वो असेंबली में बदतमीजी से अपोजिशन पर धाड़ सकते हैं, खवातीन को ट्रैक्टर ट्रॉली या पेंगुइन कह सकते हैं, इसलिए वो मेहदी हसन जैसे बड़े सहाफी से बात कर सकते हैं। ठीक है जी। समीना पाशा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इन लोगों को फ्रेंडली और कंट्रोल्ड मीडिया की आदत है, जब आजाद लोगों के हत्थे चढ़ते हैं तो सवाए शर्मिंदगी के कुछ हाथ नहीं आता। अब वहां पर एंकर को ऑफ एयर किए जाने या नौकरी से निकलवाने या अकाउंट बंद करने या मुकदमात का खौफ तो नहीं होता। उन एंकर्स को इस तरह का मसला तो नहीं होता कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमारे ऊपर मुकदमात बना दिए जाएंगे, हमारे अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, हमारी सिमें बंद कर दी जाएंगी या हमें घर से उठा। उन्होंने कहा जी ये तो उनको कोई मसला नहीं होता। उमर दराज गोल्डन नौजवान साफी, वो कहते हैं कि ख्वाजा साहब को जब प्रैक्टिस परवेज संधेला की करवाएंगे और बैठाएंगे मेहदी हसन के सामने तो फिर तो यही होगा कि प्रैक्टिस आपने करनी है पाकिस्तान के अंदर लोगों की, कि आपको मंसूर अली खान, जावेद चौधरी, सुहेल वड़ाए, आसमा शराजी, तलत हुसैन, सलीम साफी, इन लोगों की आपको प्रैक्टिस और जाके बैठ के आप मेहदी हसन के सामने, तो फिर तो होना तो यही था जो ख्वाजा आसफ साहब के साथ हुआ है। ख्वाजा आसफ साहब ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। सलामती कौंसिल में जो ख्वाजा आसफ साहब ने तकरीर की थी, उनके पीछे एक खातून बैठी थी शम्मा जनेजो, जिन्होंने बहुत से ट्वीट किए और बहुत ज़्यादा तनकीद हुई पाकिस्तान में उनके ऊपर, और बाद में कुछ ट्वीट्स उन्होंने डिलीट भी कर दिए। अब उनको जरा थोड़ा सा साइड पे करके बैठा दिया गया है। ख्वाजा आसफ साहब की तस्वीरें भी उनके साथ आ गई हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर ख्वाजा आसफ साहब ने उनके बारे में ये कहा जी मैं इनको नहीं जानता, मुझे इनके बारे में नहीं पता, और इस बारे में दफ्तर खारजा ही बता सकता है कि ये कौन है, कहाँ से आई है और क्या हिसाब किताब, आप अंदाजा लगा लें। शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन के अंदर तकरीर की है, उसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन को अपनी महारत से हमने जेर किया, भारत के 7 जंगी हथियारों को मलबे का ढेर बनाया, तो पहले 6 थे, अब 1 का इजाफा करके तो कह दिया हमारे वजीर आजम ने कि 7 है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले 7 कहा था। उन्होंने कहा कि भारत से जंग जीत चुके हैं, अब हम अमन के ख्वाह हैं और पाकिस्तान तमाम हल तलब मसाइल पर भारत के साथ जामिया और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये बात यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के वजीर आजम ने की है। मजीद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में ज़मीन आसमान एक की। उन्होंने कहा जी बढ़तरी के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पर जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। हमारे खित्ते में अमरीकी सदर की अमन की तरवीज के लिए गैर मामूली कोशिशों के एतराफ़ में पाकिस्तान ने उन्हें अमल के नोबल इनाम के लिए नामजद किया, और ये वो कम से कम कदम है जो हम डोनाल्ड ट्रंप की अमन से मोहब्बत के लिए कर सकते थे। ठीक है जी। अब आपको पता है कि बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। अच्छा एक और चीज़ बताऊं, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी खिताब किया, लेकिन जब वो आए तो बहुत से लोग वो हॉल से उठ के चले गए, लोगों ने एहतजाजन वॉकआउट किया, लेकिन उन्होंने एक बड़ी परेशान कुन बात की। उन्होंने कहा कि जो लीडर्स अवामी सतह पर हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं वो प्राइवेट मुलाकातों में हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। यानी कि जो लीडर्स बड़े धाड़ते हैं वो प्राइवेट मुलाकातों में हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, मुझसे कहते हैं कि वो इसराइल की शानदार खुफिया एजेंसियों को कदर की निगाह से देखते हैं। ये इसराइल के वज़ीर आज़म यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। मजीद जी शहबाज शरीफ साहब ने एक और बड़ा अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा जी सदर ट्रंप ने अपनी अमेरिकन कंपनीज को कहा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान जाएं और वहां पर जो सरमायाकारी के मौके हैं इसके ऊपर बातचीत करें। इससे कबल आप पता वो जेंट्री वीच साहब आए थे, ठीक है जी, और बड़ी चली थी खबरें। फैसल वाड़ा साहब ने कहा था, खुशखबरी दी थी, उन्होंने कहा था मैं जा भी रहा हूँ मुल्क से बाहर और चीज़ें, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। अल्लाह करे कि आए, हमारी तो दुआएं हैं, अल्लाह करे इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, इस मुल्क में बिजनेस हो, इस मुल्क में फैक्ट्रीज लगें, गरीब लोगों को रोजगार मिले, पाकिस्तानियों की जिंदगी जो अजाब बनी हुई है वो आसान हो। अब तो दुआ करते हैं, देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट आती है या नहीं आती है, कितनी आती है, या ट्रंप साहब जो है वो अपना कोई उल्लू सीधा करते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आ जाए जी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट वाला मामला है इसके ऊपर मोहम्मद जुबैर ने जावेद चौधरी और मुनीफ फरूक के शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी हकीकत यह है कि पिछले 51 साल में सबसे कम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है और गुर्बत 7% बढ़ गई है। खारजा पॉलिसी मुआशी खुशहाली का टूल होता है, यह नहीं होता कि आप वहां गए हैं
तकरीर करके वापस आ गए। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर खुश होते हैं कि भाई जान ने ट्रंप का हाथ कितनी देर पकड़े रखा, इस चीज के ऊपर हमारी खुशी है, हमने दूसरी चीजों को नहीं देखना। अब आगे आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया, इंतहाई अहम ट्वीट, कुछ पॉइंट्स उन्होंने वाज़ह तौर पर बता दिए कि मैंने जो पिछले 4 दिन मुलाकातें की हैं उन मुलाकातों का मेरा मकसद क्या था। पहले नंबर पर उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम मशरक़ वस्ता की कम्युनिटी के साथ गजा के मामले पर बहुत हौसला अफजा और नतीजा खेज बातचीत कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि यह शदीद नोयत की बातचीत गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी है और कामयाब मुहद्दे तक जितनी ज़रूरत हो जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि खित्ते में तमाम ममालिक इस अमल में शामिल हैं और जो गजा के अंदर मुज़ाहमती फोर्स है उनको भी इस बातचीत का बखूबी इल्म है और इसराइल को भी हर सतह पर मुतला किया गया है, बेशमूल इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू। मज़ीद उन्होंने कहा कि इस बार एक डील मुकम्मल करने के लिए ज्यादा नेक नीति और जोशो खरोश मौजूद है जितना कई दहाइयों में पहले कभी नहीं देखा गया। मज़ीद ये कहा कि हर कोई चाहता है कि मौत और तरीकी के इस दौर को पीछे छोड़ दिया जाए। इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। यरगमालियों को वापस लाना और मुस्तकिल और पायदार अमल कायम करना, ये हमारा मकसद है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बेसिकली उनका जो पूरे का पूरा प्लान है गजा की पट्टी का जो समंदर किनारे बनाना चाहते हैं, उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर चीज़ करनी है, जिसमें वो जो लॉलीपॉप देंगे तमाम मुस्लिम दुनिया को वो ये है कि जी आप सारे थोड़ी थोड़ी फौज अपनी गजा के अंदर डिप्लॉय करें और हो कि वो अमेरिकन अम्ब्रेला के अंडर, जो अमेरिका कहेगा वो वही करेंगे। ठीक है जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आगे आ जाए जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो नूरा कुश्ती चल रही है वो जरा सुने। नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने निजाम का हिस्सा बनकर नून लीग पर एहसान किया, अगर हम निजाम का हिस्सा ना बनते तो इलेक्शन और फॉर्म 47 को दुनिया तस्लीम ना करती। अब यहां पर एक चीज तो नदीम अफजल चंद ने तस्लीम कर लिया कि जो 2 नंबरी है इसमें पीपल्स पार्टी का 100% हाथ। आप कल को ये नहीं कह सकते कि हम बरी जुम्मा है, हमसे ना पूछा जाए। तो ख्वाजा असद साहब क्या कहते हैं कि सियासत में कोई किसी पर एहसान नहीं करता, हालात का जबर और आपकी ताकत या कमजोरी आपसे फैसले करवाती है। कमजोर लम्हों में किए गए फैसले सियासी असासे दांव पर लगाते हैं और ऐसा ही हुआ है कि कमजोर लम्हों में आपने फैसले किए हैं। ठीक है, मजीद कहा कि कोई किसी को माइनस भी नहीं कर सकता, सियासी सोच का सफर बहते पानी की मानद अपना रास्ता बनाता है। ये जो आपने बात की है ना, कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता, ये अपनी पार्टी के अंदर लोगों को समझाएं। मजीद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के बाज़ वज़रा इकराम से गुजारिश है कि हर बॉल पर शॉट लगाने से गुरेज फरमा, हर बॉल पे छक्का लगाने ना जाए। उन्होंने कहा कि वज़रा के काम खुद बोलते हैं, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर शौक से तनकीद करे, लेकिन ऐसा करके वो मौजूदा निज़ाम की जिम्मेदारी से बरात का ऐलान नहीं कर सकती, इसे कोई नहीं मानेगा। ये बात ख्वाजा आसफ ने की। नाज़रीन करम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम।